Good morning, students. Today we will start the exercise 4.2, and first of all, we discuss about the properties of 4.2, or we can say the properties of determinant which are most important. कि आपकी determinants की क्या क्या properties हैं वो बहुत important है, और by using these properties we are easier to solve the value of determinants. मतलब हम इन properties का यूज़ करके इवैल्यूएशन कर सकते हैं सिंपली तरीके से डिटर्मिनेंट्स का, बड़े से बड़े डिटर्मिनेंट्स का हम मिनटों में मतलब आंसर निकाल सकते हैं. तो यहाँ पर देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू सिंप्लीफाई द इवैल्यूएशन ऑफ एनी डिटर्मिनेंट्स वी यूज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स. मतलब किसी भी डिटर्मिनेशन का हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं डिटर्मिनेशन को. किसी भी मैट्रिक्स को अगर डिटर्मिनेंट्स निकालना है उसको एक्सपेंड करते हैं, तब उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर पाते हैं. बट बाय यूजिंग दीज प्रॉपर्टीज़ बहुत आसानी हो जाएगी. इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व द एनी क्वेश्चन विद यूजिंग दीज प्रॉपर्टीज़. क्लियर. अभी हम देखेंगे कि इनका प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके कैसे हमारे डिटर्मिनेंट्स बहुत आसानी से सॉल्व हो सकते हैं. सो प्रॉपर्टीज़ देयर आर 6 प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स. सो प्रॉपर्टी फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स रिमेन अनचेंज्ड if its row and column are interchange. if its row and columns are interchange. वो ये कह रहा है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है, आप वहाँ से भी देख के अपना इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट में सब कुछ नोट कर सकते हो. तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो यही कह रहा है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन अनचेंज इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज. इफ इट रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज मतलब ये कह रहा है these are the rows as columns. अगर किसी भी डिटर्मिनेंट, सपोज डिटर्मिनेंट्स हमारे पास ही है, डेल इज द सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड डिटर्मिनेंट्स वी हैव 2 3 1 2. अगर हम इसकी सब रो को कॉलम में चेंज कर दें या सारे कॉलम्स को किस में चेंज कर दें, रो में चेंज कर दें. क्लियर. या तो आप सारी रोज को किस में चेंज कर दो, कॉलम में, मतलब ट्रांसपोज बना रहे हो, या फिर सारे कॉलम को किस में चेंज कर दो, रो में. तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू अनचेंज्ड रहेगी. जो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू वो सेम रहेगी, चेंज करने के बाद भी वही वैल्यू आएगी, फ़र्क नहीं पड़ेगा. चेंज करने के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. सो देखो, डेल हमारे पास 2 3 1 3 था. अब हमने जो डेल 1 है, डेल 1 हमने क्या करा, हमने इंटरचेंज कर दिए. रोज़ को किस में इंटरचेंज कर दिया, आर को इंटरचेंज कर दिया कॉलम में, या कॉलम को इंटरचेंज कर दिया आर में. मतलब जितनी रो थी वो क्या बना दी, कॉलम बना दी, या जितनी कॉलम थी वो क्या बना दी, रो बना दी. क्लियर. वेट अ मिनट. हाँ, तो देखो फर्स्ट रो हमारे पास, फर्स्ट रो क्या थी 2 3. फर्स्ट रो को क्या बना दिया, फर्स्ट कॉलम 2 3. सेकंड रो क्या थी 1 1 2. सेकंड रो को क्या बना दिया, सेकंड कॉलम 1 2. क्लियर. 1 2 सेकंड रो थी और सेकंड रो को क्या बना दिया हमने, सेकंड कॉलम. क्लियर. तो हमने सारी रो किस में चेंज कर दी, कॉलम में चेंज कर दी, या कॉलम रो में चेंज कर दिए. तो जो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू रहेगी वो रिमेन अनचेंज रहेगी. तो हम यहाँ पर देखेंगे, देखो यहाँ से डेल, पहले इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकाली हमने. कैसे निकालेंगे, 2 × 2 4 माइनस सिंबल 3 × 1, ऐसे ही तो निकालते हैं. इसका इससे मल्टीप्लाई -3 इसका, तो इस डेल की वैल्यू आई 1. अब डेल 1 की जब इंटरचेंज करने के बाद जब हमने वैल्यू निकाली तो कितना आया, इसका इससे मल्टीप्लाई 4 माइनस 1 × 3 3 1. मतलब पहले जो डिटर्मिनेंट्स था उसकी वैल्यू भी 1, और आफ्टर इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज, then the value of determinants del 1 is equal to also 1. means no change in value of determinants. तो हम ऐसा इंटरचेंज कर सकते हैं. इज इट क्लियर. क्योंकि चेंज नहीं है, बिल्कुल हम कर सकते हैं. तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. और फर्स्ट प्रॉपर्टी का जो स्टेटमेंट है वो क्या लिखेंगे हम, डेल इज इक्वल टू डेल 1. मतलब डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू किसके इक्वल है, चेंज करने के बाद जो डेल 1 है, मतलब ये आपके इक्वल है. और डेल 1 क्या था, ट्रांसपोज ही तो था. एक बार देखोगे आप, देखो हमने रोज़ को कॉलम में चेंज करा है. तो जब रोज़ को कॉलम में चेंज करते हैं तो वो ट्रांसपोज ही तो बनता है. क्लियर. तो डेल 1 को हम और क्या लिख सकते हैं, डेल का ट्रांसपोज, इस वाले डिटर्मिनेंट्स का ट्रांसपोज. इज इट क्लियर. तो मैंने यही लिखा है. तो डेल इज इक्वल टू डेल ट्रांसपोज के इक्वल है. ठीक है. इंटरचेंज करने के बाद भी इन दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी. मैथमेटिकली कैसे लिख दिया, आर आई इंटरचेंज सी आई. मतलब आर आई क्या है, अगर आप 1 रख रहे हो तो कॉलम 1, आई क्या है 1, तो यहाँ भी आई की वैल्यू 1. मतलब R1 इंटरचेंज R1 इंटरचेंज C1. अगर 2 रखोगे यहाँ पर तो आई भी यहाँ पर भी क्या आएगा 2. मतलब R2 इंटरचेंज C2. मतलब R1 का आप किस में चेंज करोगे, C1 में. R2 का किस में चेंज करोगे, C2 में.
3 का 3 में, 4 का 4 में. इज इट क्लियर? Okay, now see the second property. What is the second property? And these properties are very important to solve the determinants in a very easy way. Now see property number second. If any two rows, अगर दो rows और columns या फिर दो column of a determinants किसी determinants की are interchange, अगर interchange होती हैं, then sign of the determinant change. तो जो determinant का sign है वो क्या हो जाता है? Change हो जाता है. चलो समझते हैं. वो कह रहा है कि अगर आप किसी डिटर्मिनेंट्स की दो रो को चेंज करते हो या फिर कॉलम को चेंज करते हो तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी चेंज होने के बाद वो तो सेम आएगी बट साइन चेंज हो जाएगा. क्लियर? अगर डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू -5 आ रही है तो साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? +5. अगर +5 आ रहा है तो साइन क्या हो जाएगा? -5. अभी प्रूफ करके दिखाते हैं. दिस इज द वेरिफिकेशन. डिटर्मिनेंट्स था हमारे पास 1 2 3 2 1 2 1 2 2. ओके, इसका हमने क्या किया, पहले इसका आप ले लो, इसकी डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकालो. डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू हमको पता है, या तो किसी रो के अलोंग एक्सपेंड कर दो, किसी एक रो के अलोंग, या फिर किसी एक कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर दो. तो जब मैंने इसको एक्सपेंड किया, आपको पता है एक्सपेंड कैसे करते हैं, तो 1 2 -4 -2 4 -2, तो यहाँ से एक्सपेंड करने के बाद वैल्यू हमारे पास क्या आई? 3 वैल्यू आई. इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कितनी आई? 3 आई. सॉरी, इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 3 आई. अब हम प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे. क्या कहेंगे कि अगर हम दो रोज़ को चेंज कर दें या दो रो को कॉलम कर दें तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू में चेंज नहीं आएगी, बस साइन चेंज हो जाएगा. क्लियर? ओके, तो देखते हैं. हमने R1 का इंटरचेंज किया R2 के साथ. यही तो कह रहा है कि भाई आप दो रो को इंटरचेंज करो या दो कॉलम को इंटरचेंज करो, किसी भी दो कॉलम किसी भी दो रोज़ को, तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू तो सेम आएगी बट साइन चेंज हो जाएगा. ओके, तो हमने R1 इंटरचेंज R2, मतलब दो रो इंटरचेंज कर दिए, मतलब R1 के प्लेस पे R2 रख दिया, R2 के प्लेस पे R1 रख दिया. मतलब ये R1 है तो R1 को कहाँ रख देंगे? R2 के प्लेस पे. और ये R2 है, इसको कहाँ रख देंगे? R1 के प्लेस पे. क्लियर? तो देखो 1 2 3 R1 को कहाँ रख देंगे? सेकेंड रो पर. तो देखो यहाँ पे 1 2 3 को हमने कहाँ रख दिया? सेकेंड रो में 1 2 3. और सेकंड रो को कहाँ रख दिया? 2 1 2. इसको कहाँ रख देंगे? फर्स्ट रो में. इंटरचेंज करना है, आपस में इनका इंटरचेंज कर दो. इस रो को यहाँ लिख दो, इस रो को इधर लिख दो. तो हमारे पास इंटरचेंज होने के बाद क्या बना? 2 1 2 1 2 3 1 2 2. ओके, अब देखा तो हमने जब इसका डिटर्मिनेंट्स निकाला तो कितना आया? डिटर्मिनेंट्स निकल के -3. कितना आया? -3. तो देख सकते हो आप, वैल्यू तो सेम है 3 3, बट क्या हो गया? साइन चेंज हो गया. पहले क्या आया था? +3, उसके बाद क्या आ रहा है आपका? -3. सो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी. इफ यू चेंज एनी टू रोज और कॉलम्स देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन सेम बट साइन विल बी चेंज. क्लियर? तो ये प्रॉपर्टीज आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है. सो हम क्या लिख सकते हैं? del1 जो हमारा आया है वो क्या आया है? इसके तो इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है. डेल की जो वैल्यू आई है 3 के तो इक्वल है, बट साइन चेंज हो गया, माइनस हो गया, -del. So this is the statement, del1 is equal to -del. Is it clear? Okay. Now see question number 3. Sorry, property number 3, and property number 3 is also known as identical property. Is also known as identical property, which is most important. ओके, आइडेंटिकल प्रॉपर्टी आपकी एक स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी है. तो आप देखना कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी क्या होती है. तो अब देखते हैं आइडेंटिकल. जैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है, आइडेंटिकल मीन्स रो, दो या दो रो आपस में मिलती जुलती होंगी, आइडेंटिकल सी. तो देखेंगे इफ़ एनी टू रोज, यदि दो रो, कोई भी दो रोज और कॉलम्स या फिर दो कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट, किसी एक डिटर्मिनेंट्स की आर सेम है या फिर आइडेंटिकल है, ऑल करस्पॉन्डिंग ऑल सेम, मतलब जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो सेम है, मतलब दो रोज बिल्कुल एक जैसे हैं या फिर दो कॉलम बिल्कुल एक जैसे हैं, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. आप देख कर ही पूरे डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 फिक्स कर सकते हो. बिल्कुल इस पूरे डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 है. एक्सपेंड नहीं करना पड़ेगा आपको, देख कर ही बता सकते हो 0. कब? जब दो रो या दो कॉलम क्या हो जाएं? सेम हो जाएं. तो चलो हम देखते हैं. हमने डेल लिया क्या? डेल इज इक्वल टू 3 2 3 2 2 3 3 2 3. तो हमने यहाँ पर देखा, क्या देखा कि क्या क्या कॉमन है यहाँ पर? दो रोज या दो कॉलम. आपको क्या देखना है? या तो देख लो कि दो रोज कॉलम है या फिर देख लो दो कॉलम कॉमन है. तो हमको दिखा, यहाँ से देखो 3 2 3 और 3 2 3 सेम है ना, मतलब R1, यहाँ पे आप देख सकते हो R1 और R3. R1 और R3 क्या है? आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम है. R1 भी क्या है? 3 2 3, ये भी क्या है? 3 2 3. देखो ये दोनों आपके क्या हैं? सेम.
तो जब किसी भी डिटर्मिनेंट्स की दो रो सेम हो जाएं, दो कॉलम सेम हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, देन द वैल्यू ऑफ होल डिटर्मिनेंट्स इज 0। सो हम लिख सकते हैं बिल्कुल दो मेथड है इसके, दो तरीके हैं, आप दो तरीक़ों से कर सकते हो। फर्स्ट प्रूफनेस ये रहा एंड सेकंड प्रूफ ये रहा। तो देखो अगर हम इसको देखो अगर मैं 3 2 3, हाँ दिस इज़ राइट, ओके, अगर मैं इंटरचेंज कर देता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो, R1 इंटरचेंज R3, जैसा भी आपको अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हो। मैं कर रहा हूँ R1 इंटरचेंज R3। जब हम R1 इंटरचेंज R3 दो रोज कॉलम करते हैं तो डिटर्मिनेंट्स का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। R1 के प्लेस पे R3 ये था, इसको उठाकर यहाँ रख दिया और R1 को उठाकर यहाँ रख दिया। तो हमने देखा कि जब हमने ये सब कुछ करा तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट्स बनी है आफ्टर इंटरचेंज क्या बनी है, 3 2 3, 2 2 3, 3 2 3, और साइन क्या हो जाता है, चेंज। आफ्टर इंटरचेंज साइन क्या हो जाता है, डिटर्मिनेंट्स का चेंज। और हमने देखा ये पूरा किसकी वैल्यू है, आप देख पाओगे पूरा यही है, ये पूरे डिटर्मिनेंट्स बिल्कुल सेम यही है। आप मिलाकर देख लेना, एक एक रो एक एक कॉलम, तो ये पूरा डिटर्मिनेंट्स क्या है, डेल ही है। तो डेल इज इक्वल टू माइनस साइन माइनस डेल डेल, तो माइनस डेल जब इधर आएगा तो डेल प्लस डेल इज इक्वल टू 0, सो 2 डेल इज इक्वल टू 0, डेल इज इक्वल टू 0। तो ऐसे भी हमको पता लगा कि जब दो रोज आइडेंटिकल होती हैं तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या आती है, 0। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप एक एग्जांपल ले लो। नाउ सी, अगर हमने एग्जांपल लिया डेल, यही एग्जांपल चल रहा है जिसमें दो रोज कॉलम है, 3 2 3, 2 2 3, 3 2 3। इसमें R1 एंड R3 क्या है आपकी, आइडेंटिकल है। अब इनका आप अगर एक्सपेंशन करोगे किसी भी रो के अलोंग या किसी भी कॉलम के अलोंग, मैंने R1 के अलोंग करा है 3 हो जाएगा। तो ये आपको पता है कैसे एक्सपेंड करते हैं, दिस वन अगर हम 3 ले रहे हैं तो ये कैंसिल आउट, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम क्या बच गए, ये बच गया, मतलब ये चीज़ बच गई ना आपकी, मीन्स 6 माइनस 6। सिमिलरली जब 2 लोगे आप तो 2 के प्लेस पे क्या, ये रो कैंसिल हो जाएगी और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, दिस वन एंड दिस। तो आपके पास अगेन क्या आ गया, 2 3 बचा, तो आप क्या लिखोगे, 2 × 3 6 और माइनस का साइन 3 × 3 9। क्लियर, आपको डिटर्मिनेंट से एक्सपेंड करना आता है, आई होप। ऐसे सिमिलरली 3 के अलोंग करा तो ये आ गया। जब हमने देखा पूरी डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकल कर तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या आई, 0 आई। क्या आई डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू, 0। सो दिस इज आल्सो द प्रूफनेस किसका, जब दो आपकी रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल होते हैं देन द होल वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज 0। क्लियर, ओके, इसको बोलते हैं हम आइडेंटिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल है। नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी इज if each element of a row, this is also important property, very important property, सारी properties important है वैसे तो। if each element of a row or a column of a determinant is multiplied by a constant k, then its value gets multiplied by k, very important। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट्स की किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम का आप मल्टीप्लाई करते हो किसी कांस्टेंट से, मतलब k से, k कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से, बट एक रो कर रहे हो या फिर एक कॉलम कर रहे हो तो पूरे डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कितने टाइम हो जाएगी, k टाइम्स हो जाएगी, उसी कांस्टेंट के मल्टीपल हो जाएगी, k टाइम्स हो जाएगी। अभी आपको यहाँ समझ आ जाएगा जब मैं प्रूफ दूंगा। तो देखो हमारे पास डेल था ABCDEFGHI, ये था हमारे पास, ओके। हमसे क्या बोला है कि अगर आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो पूरे डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, k टाइम्स हो जाएगी। तो देखो डेल वन हमने क्या करा, फर्स्ट रो में कांस्टेंट कोई k है उसका मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट में करेंगे, k का इसके साथ, k का मल्टीप्लाई b के साथ, k का मल्टीप्लाई c के साथ, मतलब फर्स्ट रो में कर दिया। आप कॉलम में भी कर सकते हो, किसी भी रो में कर सकते हो, बट एक रो में होना चाहिए, एक रो, R1 R2 R3 किसी भी एक रो, ऐसे किसी भी एक कॉलम मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमने क्या देखा, तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी जो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, k टाइम्स हो जाएगी डिटर्मिनेंट्स की। तो दिस बिकम लाइक दिस, जब आपने किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, k टाइम्स हो जाएगी जो डिटर्मिनेंट्स था पहले। ये डिटर्मिनेंट्स कौन सा है, ये डिटर्मिनेंट जब हमने किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दिया किसी रो में या कॉलम में, क्लियर। तो मल्टीप्लाई करने के बाद इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, k टाइम्स, जिस फैक्टर से आपने मल्टीप्लाई किया है उसी फैक्टर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसी फैक्टर के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, नहीं है?
मतलब जो डेल था वो आपका क्या, अभी प्रूफ देंगे यहाँ से और क्लियर हो जाएगा, डजंट मैटर। तो आपका स्टेटमेंट बनेगा डेल वन इज इक्वल टू के टाइम्स द डेल, जो पहले था उसका के टाइम्स बन जाएगा। देखो प्रूफ देखो आप, हमारे पास डेल चल रहा था, हमने कोई डिटर्मिनेंट्स लिया 2 1 2 3 1 2 1 2 3, इसका जो डेल है वो डेल हमारा निकल कर आया, हमने जब इसको एक्सपेंड करा तो डेल निकल कर आया 1, मतलब यहाँ से हमारी डेल की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ओके, अब हम क्या करेंगे, के कोई फैक्टर ले रहे हैं, के कोई कांस्टेंट ले रहे हैं 2, उसका मल्टीप्लाई आप एक रो में करो या फिर एक कॉलम में करो, एक में कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी जब आप इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो कह रहा है कि जो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आएगी वो के टाइम्स हो जाएगी, किसके, इस डिटर्मिनेंट्स के, जो पहले डिटर्मिनेंट्स था उसके के टाइम्स हो जाएगी। ओके चलो देखते हैं। सो डेल वन में हमने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट रो में, 2 का मल्टीप्लाई किस में कर दिया, फर्स्ट रो में। सो 2 मल्टीप्लाई 2 देख सकते हो, फर्स्ट रो क्या आपकी 2 1 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 2, फर्स्ट रो में कर दिया। ओके, आफ्टर एक्सपेंडिंग, ये हो गया 4 2 4, आप आफ्टर एक्सपेंशन ऑफ दिस, होल एक्सपेंशन से हमने करा, तो एक्सपेंशन करने के बाद हमारे पास क्या निकल कर आया, डेल वन, यहाँ से देखो ध्यान से, डेल वन जो हमारे पास निकल कर आया वो 2 निकल कर आया, क्या निकल कर आया 2। तो देखो डेल वन की वैल्यू क्या है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 1, और डेल वन इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1, किसकी वैल्यू आप देख सकते हो, 1 किसकी वैल्यू है, डेल की वैल्यू है, 1 किसकी वैल्यू है, डेल की वैल्यू। तो 2 मल्टीप्लाई डेल, और 2 क्या है, कांस्टेंट ही तो जिससे मल्टीप्लाई किया था, 2 क्या है, एक वही कांस्टेंट है। तो डेल वन इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ डेल। क्लियर, बात क्लियर हुई नहीं हुई, आप देख भी सकते हो। हाँ, बट मैट्रिक्स में क्या होता था, अगर मैं आपको इससे रिलेट करूँ, देखो मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स में ध्यान से देखते रहना, मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स में ऐसा है, अगर कोई ऐसा है के ए, के बी, के सी, के ई, के एफ, के जी, के जे, कुछ भी ले लो, के जेड और के वाई, कुछ ऐसे लिख रहा है। मैट्रिक्स में क्या है, के आप अगर कॉमन लोगे तो सारे एलिमेंटों से कॉमन आएगा, मेरी बात ध्यान से सुनो, के आप क्या ले रहे हो, कॉमन ले रहे हो, तो सारे एलिमेंट से कॉमन आना चाहिए ना। अब बचेगा अंदर के, आप जैसे आपने कॉमन लिया, मैट्रिक्स में रिलेट करके बता रहा हूँ, चलो मैं यहाँ पर छोड़ो, इसको यहाँ पे करके बता रहा हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो दिस इज माई वर्क टू एक्सप्लेन इट वेरी केयरफुली। नाउ सी व्हाट आई वांट टू शो यू लाइक दिस, सी इफ अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, सपोज हमारे पास मैट्रिक्स है के, पहले लिखते हैं हम ए बी सी ई एफ जी एच आई एंड जे, एंड के का मल्टीपल करा है हमने इन सब के साथ, के का मल्टीपल इन सब के साथ किया है। अगर के का मल्टीपल इन सब के साथ किया है, सारे एलिमेंटों के साथ, के का मल्टीप्लाई किसके साथ किया है, सभी एलिमेंटों के साथ। तो हम जब के कॉमन लेते हैं, तो सारे एलिमेंट में होना चाहिए भाई वो के, जब भी कॉमन लेते हैं, के यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सब में के है, तो के हम कॉमन ले सकते हैं मैट्रिक्स में। तो ए यहाँ क्या बचेगा, ए बी सी ई एफ जी एंड एच आई जे। हाँ कंफ्यूज मत हो जाना, मैं डी भूल गया हूँ, ए बी सी डी। ओके ठीक है। तो बट इन डिटर्मिनेंट्स में ऐसा नहीं है, डिटर्मिनेंट्स में अगर ऐसा लिख रहा है के मल्टीप्लाई ए, के मल्टीप्लाई बी, के मल्टीप्लाई सी, ध्यान से देखते रहो। अब ये क्या हो गया, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये मैंने ए मैट्रिक्स मान रखा था, ये क्या हो गया, के टाइम्स हो गया। देखो के इंटू ये पूरा क्या है, ए मैट्रिक्स है, के टाइम्स ए मैट्रिक्स। इसमें कब आता है के टाइम्स ए मैट्रिक्स, जब के सबसे कॉमन आए। बट इन डिटर्मिनेंट्स इट इज़ डिफरेंट। डिटर्मिनेंट्स में क्या है, कोई एक रो आपकी क्या है, एक रो में के का मल्टीप्लाई हो रहा है सेम कांस्टेंट का, और यहाँ पर लिख रहा है ए बी सी ई एफ जी एच आई जे। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, के कॉमन ले सकते हैं बिल्कुल ईजिली, के कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि एक रो में उसको ऐसे लिख सकते हैं, एक रो में तो के टाइम्स के कॉमन ले सकते हैं हम बिल्कुल। तो ये हो जाएगा ए बी सी ई एफ जी एंड एच आई जे। ध्यान से देखते रहो, ये हमारा क्या था, अगर मैं आपसे बात करूं, सपोज मैंने मान रखा था, ओके यहाँ पर ये गलती हो गई है ना, क्या ये ए जो मैट्रिक्स है आपका, ये ए मैट्रिक्स नहीं है, ये कोई आपका नया मैट्रिक्स है, ध्यान से देखते रहना। मैं ए1 आपका ये हो गया जिसमें के का मल्टीप्लाई हुआ पड़ा है, ओके। और ए आपको क्या मानना है, ए आपका क्या चल रहा है, ए आपका ये चल रहा होगा, क्लियर।
ए आपका अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, अच्छा कंफ्यूज मत हो ना, ए मैं आपका लिख रहा हूँ यहाँ पर ये ABCEFGHI and J। पहले ए मैट्रिक्स था, ए मैट्रिक्स में मैंने किसका मल्टीप्लाई किया, के का मल्टीप्लाई किया। के का मल्टीप्लाई मतलब कोई सी स्केलर्स करते हैं तो सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, और के का मल्टीप्लाई करने के बाद वो बन गया A1 मैट्रिक्स बन गया। के का मल्टीप्लाई हो गया सबके साथ, ओके। तो हम के कॉमन ले सकते हैं, सारे एलिमेंट्स हैं तो उनमें से के कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले लिया। और अंदर क्या बच गया, ABCEFGHIJ, मतलब A1 ये है आपका A1 इज इक्वल टू क्या हो गया, कंफ्यूज मत हो ना, A1 इज इक्वल टू क्या हो गया, K टाइम्स A, K टाइम्स A, K टाइम्स A। जब आपने K सम में से कॉमन लिया है, बट इन डिटरमिनेंट्स इट इज़ डिफरेंट। डिटरमिनेंट्स में क्या है, अगर एक रो में K का मल्टीपल है तो K को आप कॉमन ले सकते हो, अभी प्रूफ भी दिया था। तो एक रो में K का मल्टीपल है तो K आप कॉमन ले सकते हो। और अगर आपने ये डेल मान रखा है, सॉरी सिमिलरली वही प्रोसेस सारा, ये आपका क्या है डेल 1, और डेल आपका क्या होगा फिर, डेल हो जाएगा आपका ABCEFGHI and J, क्लियर। तो डेल आपका ये था, फिर आपने एक रो में क्या कर दिया, के का मल्टीप्लाई, और वो बन गया, के का मल्टीप्लाई करने के बाद डेल 1 बन गया। तो हमने देखा हम डिटरमिनेंट्स में अगर एक रो में किसी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन है तो कॉमन ले सकते हैं, के हो गया, और यहाँ पर क्या बच गया ABC के तो बाहर आ गया, EFG, और ये पूरा क्या बन गया, तो यहाँ से डेल 1 जो था ये हो गया के टाइम्स किसके, ये पूरा क्या है डेल। तो यही प्रॉपर्टी तो मैं बता रहा था फोर्थ में। बट डिटरमिनेंट्स में ऐसा नहीं है, डिटरमिनेंट्स में सबसे कॉमन आना चाहिए, क्लियर। बट यहाँ से हम क्या ले सकते हैं कॉमन, यहाँ से हम क्या ले सकते हैं डिटरमिनेंट्स में किसी एक रो या फिर एक कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। बस इतनी सी प्रॉपर्टी थी, और जब आपके क्वेश्चन आएंगे देन ऑल क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। नाउ सी, आई थिंक आपको ये वाली प्रॉपर्टी क्लियर हो गई है, अगर नहीं हुई है तो मैं इसका दोबारा आपको नेक्स्ट उसमें बता दूंगा, ओके। क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर 4 क्लियर। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 5, इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी। इसमें स्प्लिट करते हैं, स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी। देखो, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और अ कॉलम, ये कह रहा है कि अगर सारे एलिमेंट्स किसी एक रो या किसी एक कॉलम के ऑफ अ डिटरमिनेंट्स, किसी डिटरमिनेंट्स के आर एक्सप्रेस्ड, अगर एक्सप्रेस्ड किए जाएं एज द सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, किसमें टू और मोर टर्म्स में एक्सप्रेस किए जाएं, देन द डिटरमिनेंट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, देन जो डिटरमिनेंट्स है वो एक्सप्रेस किया जा सकता है एज द सम ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट्स। मतलब जो डिटरमिनेंट्स है उसको हम कैसे कर सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा डिटरमिनेंट्स का सम के रूप में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो समझ, डेफिनेशन से समझ नहीं आया, यहाँ से समझो, इससे समझो, प्रूफ से। देखो हमने वो कह रहा है कि कोई आपके पास डिटरमिनेंट्स, वो कह रहा है किसी एक रो या किसी एक कॉलम के एलिमेंट्स में अगर दो या दो से ज़्यादा टर्म्स हैं, दो या दो से ज़्यादा टर्म का समूह पड़ा है, फिर सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, ठीक है। तो देखो ये कह रहा है किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम के जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, और वो एलिमेंट्स क्या हैं आपके, देखो ये एलिमेंट्स, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो का एलिमेंट्स में कितने हैं, दो या दो से ज़्यादा टर्म्स है और उनका सम हुआ पड़ा है, क्लियर। देखो फर्स्ट एलिमेंट में ये फर्स्ट रो चल रही है ना, या फिर फर्स्ट कॉलम हो सकता है, कोई सी भी कॉलम हो सकती है, कोई सी भी रो हो सकती है। तो अगर उनके एलिमेंट्स दो या दो से ज़्यादा टर्म्स का सम है, देखो एलिमेंट रो फर्स्ट के एलिमेंट में A1 प्लस λ1, मतलब एक टर्म दो टर्म का सम है, दो या दो से ज़्यादा टर्म्स का सम हो रहा है। ऐसे ही इसमें भी सेकंड एलिमेंट में क्या है, दो या दो से दो टर्म्स का सम हो रहा है, थर्ड एलिमेंट में क्या है, दो टर्म्स का सम हुआ पड़ा है। तो हम जो डिटर्मिनेंट्स हैं उनको स्प्लिट करके सम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ देखो ध्यान से, देखो कैसे कर सकते हैं। ऐसे पहले आपको लेना है, देखो दो टर्म है तो पहले तो ले लो फर्स्ट टर्म, सारे एलिमेंट्स रो आर मतलब फर्स्ट रो का आप क्या ले लो, फर्स्ट टर्म ले लो ओनली। फर्स्ट टर्म क्या है, A1 A2 A3, ओके। तो एक डिटर्मिनेंट्स तो ऐसे बन सकता है A1 B1 C1, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3, A3 B3 C3। अब क्योंकि सम हो रहा है तो प्लस का साइन लगाकर एक डिटर्मिनेंट्स क्या बन जाएगा, प्लस का साइन लगा दिया, प्लस हो रहा है तो प्लस लगा दिया। एक डिटर्मिनेंट्स क्या बन जाएगा, अब उसी जो रो है, कौन सी रो है, R1 रो है, क्योंकि R1 रो के ही है हमारे पास, R1 रो के जो एलिमेंट्स है उनमें क्या है, दो या दो से ज़्यादा टर्म का सम है। तो अब जो
प्लस साइन लगाकर हम क्या करेंगे, अब सेकंड टर्म लेंगे। अब फर्स्ट रो का क्या लेंगे हम, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का सेकंड टर्म लेंगे। तो सेकंड टर्म जब हमने लिया तो क्या बनेगा, लैम्डा 1 b1 c1, क्लियर, लैम्डा 1 b1 c1, लैम्डा 2 b2 c2, लैम्डा 2 b2 c2 एंड लैम्डा 3 b3 c3, लैम्डा 3 b3 c3, क्लियर। तो यही कह रहा है कि अगर किसी रो, कोई रो है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, दो या दो से ज़्यादा टर्म का समेशन है, तो आप डिटर्मिनेंट्स को स्प्लिट कर सकते हो। ये स्प्लिट हो रहा है, एक डिटर्मिनेंट्स ये हो गया, एक डिटर्मिनेंट्स ये हो गया, ये स्प्लिटिंग हो गई डिटर्मिनेंट्स की। कैसे स्प्लिट करेंगे, अगर फर्दर यहाँ पर होता प्लस का और कुछ होता तो प्लस का साइन लगाकर एक और डिटर्मिनेंट्स आ जाता, क्लियर। तो दिस इज द प्रॉपर्टी। अभी इसको प्रूफ भी करेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं, स्प्लिट करते हैं, तो जो ये डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू है वो सेम रहती है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू सपोज ये निकल कर आएगी 10, जब हमने एक्सपेंड करेंगे, तो आफ्टर स्प्लिटिंग डी इन डिटर्मिनेंट्स का ओवरऑल क्या आएगा, 10 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी प्रूफ करेंगे जब क्लियर। तो स्प्लिटिंग समझ आया, जितने भी इनको स्प्लिट कर दो अलग अलग, a1 b1, पहले फर्स्ट टर्म ले लो a2 b2 c2, a3 b3 c3, फिर सेकंड टर्म ले लो, प्लस साइन लग रहा है तो प्लस लगा दो, एक डिटर्मिनेंट्स ये हो गया, दूसरा डिटर्मिनेंट्स ये हो गया। मतलब एक जो पूरा डिटर्मिनेंट्स था पहला, वो दो डिटर्मिनेंट्स में स्प्लिट हो गया और इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब हम इस डिटर्मिनेंट्स को ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल। अभी प्रूफ करेंगे। तो देखो मेरे पास क्या था, एग्जाम्पल 1 2। अब मैंने जो दूसरे जो सेकंड रो है ना, सेकंड रो के जो एलिमेंट्स हैं उनको किस में एक्सप्रेस कर दिया, दो या दो से ज़्यादा टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया भाई। फर्स्ट रो एज इट इज हो गया। इसमें तो चलो फर्स्ट रो में था, आप किसी भी रो में कर सकते हो, फर्स्ट रो, सेकंड थर्ड, या फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, किसी में भी कर सकते हो। तो मैंने देखा फर्स्ट रो हो गया 1 2 और सेकंड रो को मैंने क्या मान लिया, जो सेकंड रो के एलिमेंट है, एक एलिमेंट ये रहा, दूसरा एलिमेंट ये रहा। तो सेकंड रो का जो एलिमेंट था उसके टर्म्स के, जो ये एलिमेंट है ये कितने टर्म से बना है, दो टर्म्स, 2 और 4 से। 2 और 4 का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो दो टर्म का सम है, तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं ईजिली। हम इस डिटर्मिनेंट्स को कैसे लिख सकते हैं, देखो पहले क्या लिखेंगे, 1 2 1 2, फिर लिखेंगे, अब देखो पहला टर्म लेना है 1 2 1 2, अब लेना है इसमें भी पहला टर्म 2 3 2 3, क्लियर। प्लस का साइन है। सेकंड डिटर्मिनेंट्स क्या हो जाएगा, अब सेकंड टर्म ले लो, 1 4 1 4 एंड 2 2 2 2, क्लियर। ओके, देखो प्रॉपर्टी यही तो थी आपकी, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट्स के किसी भी रो, किसी भी एक रो के एलिमेंट्स ऐसे एक्सप्रेस हुए पड़े हैं, कैसे एक्सप्रेस हुए पड़े हैं, दो टर्म्स का समेशन के रूप में एक्सप्रेस हुए पड़े हैं। दो टर्म्स का क्या हो रहा है, समेशन के रूप में क्या हुए पड़े हैं, एक्सप्रेस हुए पड़े हैं। तो आप डिटर्मिनेंट्स को स्प्लिट करके लिख सकते हो। इस पूरे डिटर्मिनेंट्स को मैंने क्या लिख दिया, अलग अलग स्प्लिट करके लिख दिया। ये LHS हो गई, ये RHS हो गई। अब आप इनका डिटर्मिनेंट्स लेकर देखोगे तो इसकी वैल्यू भी सेम आएगी, इसकी वैल्यू भी सेम आएगी। चलो देखते हैं। देखो 1 2 ये कितना बन रहा है, एक्चुअली 2 + 4 6 बन रहा है और 3 + 2 5 बन रहा है। तो कैसे होगा, 1 × 5 तो 5 आ गया, माइनस साइन 2 × ये कितना है, 4 + 2 6, 2 × 6 ये हो गया 12। तो 5 - 12 -7, इस पूरे डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या आई, -7, क्लियर। जब हमने स्प्लिट कर दिया इसको, ये RHS हो गया, इसकी वैल्यू भी सेम आएगी। चलो देखते हैं इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 - 4 3 - 4 प्लस साइन 2 - का कितना हो जाएगा, 2 - 8 2 - 8। तो यहाँ से बचा -1 और यहाँ से बचा -6, तो -1 - 6 -7, देखो ये भी -7 ये भी -7, क्लियर। तो आप ऐसे स्प्लिट कर सकते हो और इसमें डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू रिमेन अनचेंज रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप इट इज़ क्लियर। ओके, नाउ प्रॉपर्टी नंबर 6, लास्ट प्रॉपर्टी जो आपकी, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। देखो प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है कि आप डिटर्मिनेंट्स, जैसे हम मैट्रिक्स में क्या लगाते थे, ऑपरेशंस लगाते थे, R1 इंटरचेंज R2, R1 मल्टीप्लाई R2, बट इन डिटर्मिनेंट्स we are restricted that we only apply the addition और subtraction properties। हम किसी भी रो को मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रो में नहीं जोड़ सकते, किसी में मतलब किसी मल्टीप्लाई करके हम उसको नहीं लिख सकते। देखेंगे, अभी देखते हैं यहाँ पे क्या मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ ना, सी
पहले डेफिनेशन पढ़ लो जो भी इसके। इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स द इक्वी मल्टीपल ऑफ करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रो और कॉलम्स आर एडेड देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स द सेम, दैट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम इफ वी अप्लाई द ऑपरेशन। जो बोला कुछ समझ नहीं आया सर, अब समझ आएगा। क्या कह रहे हैं हम, क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं, आर आई किसी रो में चेंज कर सकते हैं। कैसे, किसी रो में चेंज कर रहे हैं, उस रो में किसी दूसरे रो को मल्टीप्लाई करके जोड़ सकते हैं, ये ऑपरेशन कर सकते हैं हम। क्या, किसी रो में कैसे चेंज कर रहे हैं कि उसी रो में, जैसे रो फर्स्ट है तो R1 में ही किसी दूसरी रो का मल्टीप्लाई करके, किसी दूसरी रो को मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, तो कोई चेंज नहीं आएगा डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू पर। या फिर यही अप्लाई होता है आपका कॉलम में। क्या, जैसे C1 फर्स्ट कॉलम है तो फर्स्ट कॉलम में चेंज कर रहे हैं, जिसमें चेंज करते हैं उसको ऐसे लिखते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में कैसे चेंज कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम में आप किसी दूसरी कॉलम को किसी से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, तो कोई चेंज नहीं होगा। या फिर मैं सिंपली आपसे कहूँ कि हम क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स में R1 + R2 + R3 करके ऐसे ऑपरेशन कर सकते हैं हम। कैसे, देखो यहाँ से हम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, अगर मैं आपको यहाँ से बताऊँ, यहाँ पर देख लेना। देखो हम ऑपरेशन कर सकते हैं R1 में कैसे चेंज कर सकते हैं, R1 जमा R2 जमा R3, एक साथ कर दिया मैंने दो ऑपरेशन, क्लियर। या फिर R1 में और क्या कर सकते हो आप, R1 जमा R2, R1 में आप किसी दूसरी रो को जोड़ सकते हो R1 में, या फिर रो का है ना, तीनों रो हैं तो तीनों रो में आप किसी दोनों रो को जोड़ दो या फिर तीनों रो को जोड़ दो। तो सिंपली मैं कहना चाहता हूँ कि आप या तो जोड़ सकते हो या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो आपका डिटर्मिनेंट्स रिमेन अनचेंज्ड रहेगा। बट आप ये नहीं कर सकते, आप ये सारे ऑपरेशन तो लगा सकते हो एडिशन वाले, ऐसे जोड़ सकते हो। और हो सकता है कि आप और क्या कर रहे हो, ऐसे भी एडिशन कर रहे हो, ध्यान से देखते रहो। R1 में चेंज कर रहे हो, कैसे, R1 प्लस में मल्टीप्लाई करके कर रहे हो। R2 को आपने क्या कर दिया, पहले मल्टीप्लाई कर दिया 2 से और फिर R1 में जोड़ दिया। जोड़ सकते हो बिल्कुल, 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ सकते हो, मतलब एडिशन आप कर सकते हो। बट आप ये नहीं कर सकते, क्या, R1 में चेंज नहीं कर सकते ऐसा 2R2, क्या नहीं कर सकते, 2R2 बिल्कुल नहीं कर सकते, पूरी वैल्यू ही चेंज हो जाएगी डिटर्मिनेंट्स की। कैसे चेंज हो जाएगी अभी बताते हैं। आप ये चीज़ नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई करके उसमें पुटअप नहीं कर सकते, आप एडिशन कर सकते हो। चलो अभी दिखाते हैं कि सर क्या कह रहे हो, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। नाउ सी वेरिफिकेशन, देखो मैंने डेल क्या ले लिया, डेल ले लिया मैंने A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इज इट क्लियर। देन वी कैन टेक ऑपरेशन, हम क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं, ओनली ये ऑपरेशन लगा सकते हैं एडिशन वाले, मतलब R1 जमा 1R2, अगर K की वैल्यू 1 है तो R1 जमा 1R2 मतलब क्या हो गया, R1 जमा R2, या फिर R1 जमा R3, R2 जमा R3, R1 जमा R2 जमा R3, मतलब आप एडिशन के कर सकते हो। क्लियर मेरी बात क्लियर है, ओके। अगर मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं तो आप क्या कर सकते हो, देखो लिख लेना ये सारी चीज़ें, है ना। 6 प्रॉपर्टीज़ में है, आप ये सारे ऑपरेशन एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लगा सकते हो। मतलब आप लगा सकते हो R1 में चेंज कर रहे हो, R1 जमा R2 जमा R3, ये कर सकते हो आप। R1 में और क्या कर सकते हो, R1 जमा किसी दूसरे को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, या फिर R1 में क्या कर सकते हो, R1 जमा R2 जमा 2R3 कर दो, किसी भी रो को मल्टीप्लाई करके बट ऐड कर दो। या फिर R2, देखो ये सारे ऑपरेशन R2 में कर दो, ये तो R1 में चेंज था, सिमिलरली R2 में क्या कर दोगे, R1 जमा R2 में और क्या कर सकते हो आप, R1 जमा R2 जमा R3, प्लस के जितने भी हैं R2 में और क्या कर सकते हो आप, R2 जमा 3R2। मेरी बात क्लियर है। ऐसे ही R3 में भी ऐसे कर सकते हो, R1 जमा R2 जमा R3, मतलब ये सारे ऑपरेशंस एडिशन वाले ऑपरेशन। देखो एडिशन होना चाहिए, एडिशन आपका होना चाहिए, मेरी बात क्लियर है, एडिशन होना चाहिए, ये कर सकते हो। बट आप ये ऑपरेशन नहीं लगा सकते, ध्यान से देखो, ये ऑपरेशन R1 2 का मल्टीप्लाई कर दो R2 से, ऐसे चेंज बिल्कुल नहीं कर सकते आप, ओके। या फिर आप ये कर रहे हो R1 कैसे 2R1, भाई ऐसे कैसे कर दोगे आप, पूरे डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अभी बताएंगे कैसे। R1 में कैसे चेंज करा, 2R1, ये नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई करके नहीं कर सकते। हाँ मल्टीप्लाई किसी दूसरी, देखो यहाँ पर किसी दूसरी रो में मल्टीप्लाई करके जोड़ सकते हो आप, एडिशन कर सकते हो। ये तो था रो, ऐसे आप क्या कर सकते हो, कॉलम में कर सकते हो, ऐसे क्या कर सकते हो, कॉलम में कर सकते हो। सिंपली आप याद रखना, एडिशन
या सब्ट्रैक्शन आप कर सकते हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले ऑपरेशन आप लगा सकते हो, बट डायरेक्ट मल्टीप्लाई वाले आप डायरेक्ट किसी भी रो को मल्टीप्लाई करके नहीं लिख सकते। क्लियर। सिमिलरली कॉलम में भी ये सारे ऑपरेशन आपके लग जाएंगे, जितने भी रो हैं सब आपके ऑपरेशंस आपके लग जाएंगे। ये देखो आप बहुत सारे बना सकते हो, ये तो मैंने बना दिए कि इतने भाई जितना मैं समझाने के लिए मैंने बना दिया, आप बहुत सारे बना सकते हो। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 1 से मल्टीप्लाई, किसी को भी कैसे भी कर दो, बट एडिशन इसका होना ही चाहिए। इज इट क्लियर। तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू अनचेंज्ड रहेगी। तो देखो हाँ दिस इज वन। तो ये सारी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए ये लेक्चर बड़ा हो रहा है। आई थिंक दिस इज ऑफ 37 मिनट्स का बनेगा, आप 37-38 मिनट्स का। तो सारी प्रॉपर्टीज़ कर लेना। नाउ सी हमने ये डिटर्मिनेंट्स लिख लिया, तो हम ऑपरेशन क्या कर रहे हैं, R1 में चेंज कर रहे हैं। कैसे, R1 जमा K टाइम्स R3। ठीक है, R1 जमा K टाइम्स R3। तो R1 में कैसे चेंज करा, R1 जमा K R3। R1 कितना, A1 जमा K R3, K R3 कितना, C1। ऐसे यहाँ पर कर दिया A2 जमा K C2, A3 जमा K C3। ओके, ए B1 और ये इनमें तो चेंज नहीं है, R2 और इसमें R2 और किसमें R3 में, तो इनको एज इट इज लिख दिया। अब हमको पता है कि हम एक स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी अभी आगे, प्रॉपर्टी नंबर 5। तो स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी कैसे है, अगर कोई एलिमेंट्स किसी रो के एलिमेंट्स किसमें है, 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स में एक्सप्रेस हुए पड़े हैं, तो आप उनको स्प्लिट कर सकते हो। देन कैसे लिखेंगे, A1 B1 C1, A1 B1 C1। फर्स्ट टर्म ले लो, A2 B2 C2, A2 B2 C2, A3 B3 C3, A3 B3 C3। ये पहला डिटर्मिनेंट्स हो गया। प्लस साइन लग रहा है तो आप क्या लगा दोगे, प्लस। अब क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म ले लो, K C1 B1 C1, ये हो गया K C2 B2 C2, K C2 B2 C2 एंड K C3 B3 C3, K C3 B3 C3। ओके, तो ये आपकी प्रॉपर्टी 5 थी, इसलिए मैंने लिख दिया स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी से। ओके, अब हम देखते हैं क्या, del 1 ये एज इट इज, ये डिटर्मिनेंट्स एज इट इज, प्लस साइन। अब हम डिटर्मिनेंट्स में क्या कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल। देखो मैंने बताया था कि अगर किसी एक रो में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई है तो आप कॉमन ले सकते हो बाहर, बट मैट्रिक्स में सब में होना चाहिए वो k, यहाँ भी k होना चाहिए, यहाँ भी k, जब भी आप कॉमन ले सकते हो। बट डिटर्मिनेंट्स में ले सकते हो, वो हम प्रूफ भी कर चुके हैं आगे। तो हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से, क्योंकि पूरी एक रो में है k, तो k आ गया कॉमन। क्लियर। और यहाँ बच गया C1 B1 C2, आपके यहाँ पर बच गए ये सारे एलिमेंट बच गए। अब ध्यान से देखते रहो, ये एज इट इज चल रहा है प्लस। देखो 2 रो आपकी आइडेंटिटी हो गई है, कौन कौन सी आइडेंटिटी हो गई है, C1 C2 C3, C1 C2 C3, ये भी बाय प्रॉपर्टी है। जब 2 रोज आइडेंटिटी हो जाती हैं तो पूरे डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। ये मैंने लिखा हुआ है, यूजिंग प्रॉपर्टी इफ 2 रोज और कॉलम्स आर सेम द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। ये 0, इस पूरे वैल्यू की 0 इंटू के 0, तो आपको क्या मिला, del 1 इज इक्वल टू, del तो मिल गया। क्लियर हुई मेरी बात, मतलब आप ऐसा ऑपरेशन लगाते हो, लगाते ऐसा ऑपरेशन लगा सकते हैं हम, लगाते जो हम पहले डिटर्मिनेंट्स था हमारा, एंड में हमको क्या मिला है, del 1 इज इक्वल टू del वही मिला है, मतलब नो चेंज, कोई चेंज नहीं आया है उस डिटर्मिनेंट्स में। तो हम ऐसे ऑपरेशन लगा सकते हैं। क्लियर मेरी बात, क्लियर ना। हाँ, अब मैं कह रहा था आप ये वाले ऑपरेशन नहीं लगा सकते, ऐसे क्यों नहीं लगा सकते, चलो इसका एक प्रूफ थोड़ा सा ही देख लो, उसके बाद ख़त्म। एंड देखो, अगर हम ध्यान से देखो, ये हो जाएगा, मैंने del माना था मेरा वही A B C A1, A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। हम क्या कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन नहीं लगा सकते कि R1 कैसे चेंज कर रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई R1। चलो del 1 बन गया, जब हमने ये ऑपरेशन लगाया तो R1 कैसे चेंज हो रहा है, 2 इंटू R1, 2 A1 2 B1 2 C1 A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3। क्लियर। नाउ del 1 हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि क्या, अगर किसी एक रो में किसी स्केलर का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है इस रो में, तो 2 बाहर कॉमन ले सकते हैं हम। तो 2 बाहर आ गया और क्या बन गया, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो जो del बना है del 1, ये तो चेंज हो गया ना, 2 टाइम्स हो गया ना। ये पूरा क्या था, ये पूरा क्या चल रहा है आपका, del तो चल रहा है, तो ये पूरा del चल रहा है, तो ये तो चेंज हो गया ना, वही कहाँ रहा, del 1 हो गया 2 टाइम्स ऑफ del, बल्कि जबकि होना था del 1 अगर del के बराबर आ जाता तो सही है, तो आप ऐसा ऑपरेशन कर सकते हो, कोई पॉसिबल नहीं। बट इसमें क्या है, del आ गया 2 टाइम्स,
डेल कितना आ गया आप सॉरी डेल कितना आ गया यहाँ पर, डेल 1 कितना आ गया 2 टाइम्स आ गया। तो हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अब चेंज हो गई वैल्यू। ऐसे ऑपरेशन से इस डेल की वैल्यू क्या हो गई पूरी, इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू चेंज हो गई। तो ऐसे ऑपरेशन हम नहीं कर सकते। कैसे ऑपरेशन कर सकते हैं, एडिशन वाले सारे आप कर सकते हो। तो डेल की वैल्यू चेंज नहीं होगी और वो हमने बता भी दिया कि कैसे चेंज नहीं होगी। तो दीज आर द 6 प्रॉपर्टी। आई होप दिस इज़ वेरी लेंथी लेक्चर एंड बहुत ज़्यादा बोला हूँ इसमें मैं, मेरा भी मुँह थक गया बोलते बोलते। बट अगर आपको इसमें से कोई भी प्रॉपर्टी समझना है तो मुझसे बोल देना। ओके, थैंक यू।